आज की क्लास में हम बात करेंगे यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर का डीबीएमएस का एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो है वो नॉर्मलाइजेशन पे बेस्ड है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी नॉर्मलाइजेशन पर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है या आपको नॉर्मलाइजेशन के बारे में नॉलेज नहीं है तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, देन इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करवाने वाला हूँ और एक क्वेश्चन आपको एज ए प्रैक्टिस के लिए देने वाला हूँ। तो उस पूरी वीडियो को देखते रहिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन रीड कीजिए। फाइंड द हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए रिलेशन। एक रिलेशन गिवन है, रिलेशन मतलब एक टेबल गिवन है, उस टेबल का आपको हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मलाइजेशन आपने पढ़ा है, मैं ये मान के चल रहा हूं अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको नॉर्मलाइजेशन की नॉलेज है। तो देखिए, नॉर्मलाइजेशन में आपको पता है 1NF 2NF इस तरीके से करके हमारे पास अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। तो आपको फंक्शनल डिपेंडेंसी यहाँ पर गिवन है, आपको टोटल 4 फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है। इन 4 फंक्शनल डिपेंडेंसी को देखते हुए आपको इसका हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे इसका हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म को फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, देखो फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है तो 1NF रूल के लिए 1NF अगर किसी को प्रूव करना है कि भाई ये 1NF के अंदर आता है तो आपको क्या रूल आता है कि भाई 1NF में हम पढ़ते हैं कि भाई मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए, कंपोजिट एट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए। 2 रूल आते हैं, मल्टी वैल्यूड या कंपोजिट एट्रीब्यूट नहीं होने चाहिए। अगर आपको टेबल गिवन है फिर तो चलो ठीक है, हम देखकर पता लगा लेंगे, लेकिन अब तो आपको फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है। तो इसका एक सेकंड रूल भी आता है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का। वो क्या कहता है कि अगर आपको रिलेशन फंक्शनल डिपेंडेंसी की फॉर्म में गिवन है, अगर आपको रिलेशन फंक्शनल डिपेंडेंसी की फॉर्म में गिवन है तो वो ऑटोमेटिक इसमें माना जाएगा, 1NF की फॉर्म में ही माना जाएगा। मतलब आपको अलग से कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपको फंक्शनल डिपेंडेंसी अगर गिवन मिल जाए तो आप समझ लेना कि भाई आपका जो ये रिलेशन है वो किस में है, 1NF में है। तो गिवन रिलेशन 1NF में तो हमारा प्रूव हो गया कि ये रिलेशन जो है हमारा 1NF में होगा ही होगा। यहां तक तो बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब हमें इसका सेकंड NF फाइंड आउट करना है। सेकंड NF को फाइंड आउट करने के लिए देखिए क्या रूल हमारे पास में आता है कि भाई सबसे पहले आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप इसकी कैंडिडेट की कैलकुलेट कर लीजिए। कैंडिडेट की कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब आपको कैंडिडेट की पता होनी चाहिए कि भाई देखो कैंडिडेट की होती क्या है। तो कैलकुलेट करेंगे कैंडिडेट की को। कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आप सभी जो भी आपको कॉलम्स गिवन है उन सब का आप क्लोजर फाइंड कर लीजिए। क्या फाइंड कर लीजिए, क्लोजर फाइंड कर लीजिए। तो भाई अब ये क्लोजर कैसे फाइंड आउट करते हैं, बड़ा ही इजी है। आपको ऊपर फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है ये वाली, जैसे कि A टेंड्स टू B, B टेंड्स टू A, BC टेंड्स टू D और AC टेंड्स टू BE। इनको देखना है जस्ट आपने। इनसे सबसे पहले आप A का क्लोजर फाइंड आउट कीजिए। A का क्लोजर का मतलब है A से किस किस कॉलम की वैल्यू को फाइंड आउट किया जा सकता है। देखो यहां पर फर्स्ट वैल्यू में गिवन है A से D की वैल्यू को कैलकुलेट किया जा सकता है। अगर आपको A कॉलम की वैल्यू पता है तो आप D कॉलम की वैल्यू पता कर सकते हैं। तो भाई A से D की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा क्या अगर आपको A कॉलम की वैल्यू पता है तो क्या आप A कॉलम की वैल्यू पता कर सकते हैं? यस, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई A का जो क्लोजर होगा वो क्या होगा, A, D होगा। B का क्लोजर देखिए कैसे निकालेंगे। यहां पर सेकंड फंक्शनल डिपेंडेंसी देखिए कि B से हम क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, A फाइंड कर सकते हैं। तो B से पहले तो B तो खुद तो फाइंड आउट कर ही सकते हैं, B से A भी फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर यहां देखिए फर्स्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी कि A से D की वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है। मतलब अगर आपको B पता होगा तो B से आपको A की वैल्यू मिल जाएगी और A पता होगा तो A से D की वैल्यू मिल जाएगी। मतलब B के क्लोजर में क्या आएगा, D भी आएगा। तो भाई B का क्लोजर भी निकाल लिया। सेम है C का क्लोजर निकालिए। ऊपर वाले फंक्शनल डिपेंडेंसी को देखकर पता लग रहा है कि भाई C से सिर्फ C की वैल्यू को ही फाइंड आउट किया जा सकता है, अदर नहीं। अब आप कहोगे सर ये हम क्लोजर प्रॉपर्टी क्यों निकाल रहे हैं सभी की। तो आपको ये देखना है कि क्या कोई एक ऐसा कॉलम हमारे पास अवेलेबल है जिसके थ्रू हम सभी के सभी कॉलम की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखो इसमें कॉलम कौन कौन से हैं, A, B, C, D, E। टोटल 5 कॉलम हमें गिवन है, लेकिन 5 में से देखो A के थ्रू हम सिर्फ 2 ही कॉलम की वैल्यू को निकाल पा रहे हैं, यहां से हम सिर्फ 3 ही कॉलम की वैल्यू निकाल पा रहे हैं, यहां से सिर्फ 1। तो इन तीनों को ही हम कैंडिडेट की नहीं बना सकते हैं। आगे फाइंड आउट करके देखते हैं। D की वैल्यू से देखिए
डी से हम सिर्फ डी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, फंक्शनल डिपेंडेंसी को देखेंगे तो अदर वैल्यू नहीं मिल रही है। ई से ओनली ई मिल रहा है तो ये भी नहीं हुआ। मतलब इन पांचों में से किसी को भी हम कैंडिडेट की नहीं बना सकते हैं। तो भाई फिर कैंडिडेट की किसे बनाया जाए? तो अब पहले हमने सिंगल सिंगल का ग्रुप लेके देखा, अब हम डबल डबल के ग्रुप के साथ ट्राई करते हैं। शायद हमें दो कॉलम के कॉम्बिनेशन से कैंडिडेट की या प्राइमरी की मिल जाए। तो दो वाले से ट्राई करते हैं। सबसे पहले ए बी को कॉम्बिनेशन लिया, ए बी का कॉम्बिनेशन लिया तो भाई देखिए ए बी हमारे पास है। ए से क्या ए की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं? यस बिल्कुल, ए से ए की वैल्यू तो कैलकुलेट हो ही जाती है। बी से बी की वैल्यू भी कैलकुलेट हो जाती है। और आपने फर्स्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी देखी है, ए से डी की वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है। तो भाई हमने इसके क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर क्या लिख दिया? डी को भी मेंशन कर दिया। तो इसलिए ए बी का क्या आ गया हमारे पास में? क्लोजर ए बी डी आ गया। क्या इसके अलावा कोई और ऑप्शन पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। बीसी के लिए चेक कीजिए, बीसी वाले में सबसे पहले बी खुद आएगा, सी खुद आएगा, ये तो आएगा ही आएगा। बी से ए कैलकुलेट किया जा सकता है तो भाई ये वाला भी रख लीजिए हमारे पास में। ए से ओनली डी कैलकुलेट किया जा सकता है तो इसको भी रख लीजिए, हमने रख लिया। और इसके अलावा अब हमें ए भी मिल चुका है, सी भी मिल चुका है। तो अब देखो ए सी का यूज अगर हम करते हैं तो हमें बीई मिलता है। आप फंक्शनल डिपेंडेंसी को देखिए कि ए सी का अगर हम यूज करते हैं तो हमें क्या मिलता है? बीई मिलता है। मतलब ई भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब हमें अगर बीसी का कॉम्बिनेशन पता हो तो हम बाकी सभी के सभी कॉलम्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बीसी हमारी कैंडिडेट की बन गई। बीसी क्या बन गई? हमारी कैंडिडेट की बन गई। सेम एज और कोई कॉम्बिनेशन ट्राई कर लीजिए, क्योंकि कैंडिडेट की एक टेबल के अंदर एक से ज्यादा भी हो सकती है। तो हमने सीडी का कॉम्बिनेशन ट्राई किया, उससे ओनली सीडी कैलकुलेट हुआ, मतलब इसको भी कैंडिडेट की नहीं बना सकते। डीई का कॉम्बिनेशन भी ट्राई कर लिया, एई का कॉम्बिनेशन भी ट्राई कर लिया, इन दोनों से भी काम नहीं चला। अब की बार फिर हमने एसी का कॉम्बिनेशन ट्राई किया। एसी के कॉम्बिनेशन में देखिए ए और सी ये दो तो आएंगे ही आएंगे। अब उसके बाद देखिए ए से डी कैलकुलेट कर सकते हैं तो डी भी आ गया हमारे पास में। उसके बाद में अब और देखिए हमारे पास में अगर ए और सी हमें पता हो तो आपको पता है कि बी और ई भी आ जाते हैं लास्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी से। मतलब ए सी से भी हम सारे के सारे वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका मतलब ए सी भी क्या हो गया? हमारा कैंडिडेट की हो गया। तो हमारी टेबल के अंदर दो कैंडिडेट की हमें मिल गई है, एक तो हमें मिल गया बीसी और एक मिल गया एसी। और कोई भी पेंडिंग कॉम्बिनेशन है तो देख लीजिए, एडी का कॉम्बिनेशन भी चेक कर लीजिए, बीडी का भी चेक कर लीजिए, सीई का भी चेक कर लीजिए। आपको सारे के सारे कॉलम्स की वैल्यू फाइंड आउट नहीं हो पा रही है। तो देखिए जब दो वाले से अगर हमारे को कोई कैंडिडेट की मिल गई है तो हम कभी भी तीन वाले का ट्राई नहीं करेंगे, क्योंकि जो कैंडिडेट की होती है मिनिमल सबसेट होता है। मिनिमल मतलब सबसे छोटे से छोटा। तभी तो हमने सबसे पहले एक सिंगल ग्रुप वाला ट्राई किया, क्या पता हमें सिंगल में मिल जाता, पर सिंगल में मिला नहीं। तो हमने 2 डिजिट वाला या 2 कॉलम्स के कॉम्बिनेशन वाली कैंडिडेट की को हमने यहां पर सबसे पहले फाइंड किया। तो हमारे पास में जो कैंडिडेट की आई है उसमें 2 नाम आए हैं, एक तो आया है बीसी और एक कौन सा आया? एसी। हमारे पास 2 कैंडिडेट की मिल गई है। तो देखिए यहां पर ना 2 आपको कीवर्ड्स है जो कि याद करने हैं, जो समझने हैं अगर नॉर्मलाइजेशन समझ रहे हो। एक तो आता है प्राइम एट्रीब्यूट, एक आता है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। मैं सेकंड नॉर्मल फॉर्म को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सेकंड नॉर्मल फॉर्म को समझने के लिए सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो प्राइम एट्रीब्यूट क्या होता है? ऐसा एट्रीब्यूट जिसके अंदर कैंडिडेट की के सभी कॉलम्स को रखा जाता है। अब देखो कैंडिडेट की क्या थी हमारे पास में? हमारे पास कैंडिडेट की थी, एक तो थी बी सी और एक थी ए सी। इनमें देखिए कौन कौन से कॉलम्स आ रहे हैं? ए वाला कॉलम आ रहा है, बी वाला कॉलम आ रहा है और सी वाला कॉलम आ रहा है। तो मतलब हमारे जो प्राइम एट्रीब्यूट हो गए वो कौन कौन हो गए? ए बी और सी हो गए। बाकी जितने भी कॉलम बच गए टेबल के, जैसे कौन कौन बच गया? डी बच गया और ई बच गया, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे? नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो जाएंगे। प्राइम एट्रीब्यूट, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। अब हम चेक करते हैं इतना सारा कैलकुलेट होने के बाद कि क्या ये टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं है। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, और है तो कैसे है। इतना कैलकुलेट कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, सेकंड नॉर्मल फॉर्म की डेफिनेशन पे जाते हैं कि भाई कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट जो है प्राइम एट्रीब्यूट या आप कह सकते हैं कैंडिडेट की के सबसेट पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए।
नॉन प्राइम एट्रीब्यूट मतलब किसकी बात हो रही है, डी और ई की बात हो रही है। वो कैंडिडेट की के सबसेट पर, मतलब कैंडिडेट की का जो सबसेट है उस पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। कैसे होगा, देखिए हमारा जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट आपको अभी भी पता है कौन कौन से हैं, डी और ई हैं। मतलब डी जो है कैंडिडेट की के सबसेट पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। कैंडिडेट की कौन सी है, एसी भी है और बीसी भी है। इसका सबसेट, एसी का सबसेट कौन है, ओनली ए ओनली सी, दो है ना सबसेट। तो आपको ये कहा जा रहा है कि अकेला डी या अकेला ई अकेले ए या सी पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। और जबकि हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी के अंदर ये वाला रिलेशन गिवन है। आप देखिए फर्स्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी देखिए कि हमारा जो डी जो है, जो ये हमारा डी है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बोल रहा हूं, डी कैसा है हमारा, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है ना, नॉन प्राइम। और जो ए हमारा है वो कैसा है, ए हमारा कैंडिडेट की का, जो हमारा कैंडिडेट की है उसका क्या है, सबसेट है ये। तो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कैंडिडेट की के सबसेट पे डिपेंडेंट हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट डी हो गया और ए क्या हो गया, कैंडिडेट की। कैंडिडेट की पूरी क्या है, या तो ए सी है बी सी है, लेकिन उसका सबसेट मतलब उसके पार्ट के ऊपर क्या हो गया, डिपेंडेंट हो गया। कि डी को हम सिर्फ कैंडिडेट की के सबसेट से फाइंड आउट कर पा रहे हैं। अगर डी पूरे के पूरे एसी पे डिपेंड कर रहा होता फिर दिक्कत नहीं थी। अगर पूरे के पूरे बीसी पे डिपेंड कर रहा था दिक्कत नहीं थी। अकेले बी पर, अकेले सी पर या अकेले ए पर अगर डिपेंडेंट है, मान लो कि अगर आपके पास में कोई ऐसा रिलेशन भी मिल जाता, सी फाइंड आउट डी, तो तब भी हम ये कहते हैं कि भाई ये तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म के रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो अगर ये डिपेंडेंट है तो इसका मतलब है कि ये जो रिलेशन आपको गिवन है, ये जो फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है, ये 2NF के रूल को फॉलो नहीं कर रही है। मतलब 2NF के रूल को फॉलो नहीं कर रही, इसका मतलब ये जो आपको गिवन है फंक्शनल डिपेंडेंसी, ये किस में मानी जाएगी, 1NF में मानी जाएगी। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड द हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म ऑफ द रिलेशन, वो क्या होगी आपकी, वो होगी 1NF। मतलब फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है, ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म को बिलोंग नहीं करता। सेकंड नॉर्मल फॉर्म डज नॉट अलाउ द पार्शियल डिपेंडेंसी, इसी को ही पार्शियल डिपेंडेंसी बोलते हैं। किसको बोलते हैं पार्शियल डिपेंडेंसी, कि अगर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कैंडिडेट की के सबसेट पे डिपेंडेंट है तो वो होती है पार्शियल डिपेंडेंसी। और अगर पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है तो रिलेशन को 2NF में नहीं बोला जाएगा। इस चीज को ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर माना जाएगा वो क्या माना जाएगा, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म माना जाएगा। ये रिलेशन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है। ये यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था जो कि मैंने आपको सोल्व करवाया। अब आपके प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को आपने खुद सोल्व करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर आपने पोस्ट करना है। और नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वीडियो के अंदर मैं इसका सोल्यूशन भी आपको देने वाला हूं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।